नमस्कार दोस्तों, मैं अस्तित्व राठौर अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अस्तित्व सर पर आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा ये चक्रवृद्धि ब्याज का लास्ट क्लास है और इस लास्ट क्लास में मैं आपको किस्त का टॉपिक पढ़ाने वाला हूं और ये किस्त किस तरीके से एग्ज़ाम में सॉल्व की जाएगी, कैसे प्रश्न हमारे सामने किस्त से रिलेटेड एग्ज़ाम में आएंगे। तो आज हम इन सभी बातों पे चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी प्यारे बच्चे बहुत अच्छी तरीके से इस पूरे टॉपिक को पढ़िएगा और अगर कहीं किसी भी पॉइंट पे आपको कोई कन्फ्यूजन हो जाए तो बेहिचक तुरंत उस कन्फ्यूजन को दूर करिएगा। ठीक है बच्चों, चलिएगा सर शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। बहुत बढ़िया तरीके से आपको एक एक प्रश्न मैं समझाता हूँ, आप लोग एक एक प्रश्न को बढ़िया तरीके से समझेंगे, मेरी बात समझिए। सबसे पहले मैं आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की दोनों किस्तों के बारे में बताना शुरू करता हूं, तो चीजें आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएंगी। देखिए, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि दोनों चीजें समझिए। इसमें भी दो टाइप के सवाल बनेंगे, इसमें भी दो टाइप के सवाल बनेंगे। तो आपको दोनों प्रकार के टाइपों को बहुत ही बेहतर ढंग से समझना है ताकि आपको हर एक पॉइंट एकदम स्पष्ट और क्लियर दिखाई दे। और कहीं कोई अगर कन्फ्यूजन हो जाए तो उस कन्फ्यूजन को तुरंत दूर करिएगा। बिल्कुल अंकित जी, ऑफलाइन कोचिंग बेटा शुरू हो गई है, आज से आपका नया बैच भी शुरू हो रहा है और पुराने बच्चों के लिए एक प्रैक्टिस बैच भी शुरू किया जा रहा है आज से। तो जो बच्चे प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना चाहें वो प्रैक्टिस बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो अपना नॉर्मल बैच ज्वाइन करना चाहें नॉर्मल बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा जिस बच्चे को उचित लगेगा वैसा वो अपना बैच ज्वाइन कर सकता है। समझ रहे हैं भैया? ठीक ठीक ठीक। देखिएगा किस तरीके से आप सवालों को लगाएंगे, तो वही चीज़ मुझे आपको समझानी है। केवल ध्यान दीजिएगा, आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा सर। यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको एक बहुत छोटा सा और लॉजिकल सा पॉइंट बताऊंगा। सबसे पहले मैं साधारण ब्याज की किस्तें बताऊंगा, फिर चक्रवृद्धि ब्याज की किस्तें बताऊंगा। तो यहाँ पर बस एक चीज़ याद रखना है, मेरी बात समझो। मूलधन, मिश्र धन, मूलधन, मिश्र धन। मुझे क्या समझाना है ये चीज आप समझ लीजिए भैया। आप किसी भी सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले अगर मिश्र धन सवाल में दिया जाता है तो ठीक है, और अगर मूलधन दिया जाता है तो मूलधन को सबसे पहले किस में बदलोगे? मिश्र धन में बदलोगे। मेरी बात समझ में आई? मूलधन अगर दिया जाता है तो कोई बात नहीं, अगर मूलधन नहीं दिया जाता है तो मूलधन को सबसे पहले किस में बदलोगे? मिश्र धन में बदलोगे। बात समझ में आ गई? वही सेम चीज इसमें है कि अगर सवाल में मिश्र धन दिया जाता है तो सवाल डायरेक्ट लग जाएगा, लेकिन अगर मूलधन दिया जाता है तो इसको भी सबसे पहले किस में बदलिएगा? मिश्र धन में बदलिएगा। तो किसी भी सवाल को लगाने के लिए आप याद रखेंगे कि किस्त का सवाल अगर हमें एग्जाम में दिया जाएगा तो हमें मूलधन से सबसे पहले सवाल को मिश्र धन में ले जाना होगा। अगर मिश्र धन दिया है, मिश्र धन को बोलते हैं बेटा देय धन। इसको भी आप क्या बोल सकते हैं? देय धन। ठीक, आप गिवन अमाउंट भी बोल सकते हैं कि जो दिया जाने वाला अमाउंट है उसी को देय धन बोलते हैं सर। तो आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से इस पॉइंट को समझिए ताकि आपको चीज़ें बेहतर से बेहतर ढंग से समझ में आ जाएं। अब मैं आपको एक एक करके सवाल समझाता हूं, आप लोग सभी सवालों को समझते जाइएगा। सबसे पहले मैं आपके सामने साधारण ब्याज का एक किस्त का सवाल लिखता हूं, जरा ध्यान से आप लोग समझिए। देखिएगा प्यारे बच्चों,
आपसे कर रखा है 3052 रुपए के एक ऋण को 3052 रुपए के एक ऋण को 4 वर्षों में भुगतान किया जाता है। 4 वर्षों में भुगतान किया जाता है। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6% है, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6% है, तो प्रश्न किया गया है प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करें। इस तरीके से सवाल एग्जाम में लिखा आपको मिलेगा। तो देखो कैसे आप बच्चों यहाँ पे सवाल लगाना है। 3052 रुपए का ऋण लिया नहीं जाता है, क्या किया जाता है? भुगतान किया जाता है। अगर आपसे कहा जाए 3052 रुपए का ऋण लिया जाता है, अगर बात लेने की है तो मूलधन है और बात देने की है तो मिश्र धन है। बात समझ रहे? जैसे मैंने कहा कि मैं आपको 700 रुपये देता हूं, तो इसका मतलब ये 700 रुपये में मेरा मूलधन और ब्याज दोनों शामिल है। मेरी बात समझ रहे? वही चीज यहाँ पे आपको समझनी है कि ये लिया नहीं गया है, भुगतान किया जाता है। तो ये जो अमाउंट है ये आपका क्या कहलाएगा बेटा? मिश्र धन कहलाएगा। ठीक है, आप इसे गिवन अमाउंट भी कह सकते हैं। अब कैसी ट्रिक है, ट्रिक समझो। देखो कितनी शानदार ट्रिक बताते हैं। कितने साल में दोगे? 4 साल में। तो किस्तें कितनी होंगी? 4। मान लो हर किस्त 100 रुपए की है, मान लो हर किस्त 100 रुपए करके आप दोगे। अब जैसे एक बात आपसे हम पूछते हैं, बहुत छोटी सी बात आपको समझानी है। अगर आप छोटी सी बात समझेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी ज़्यादा बेहतर ढंग से। बात समझिए। जैसे सपोज करो थोड़ी देर के लिए अगर आप फर्स्ट किस्त दे आए, अगर फर्स्ट किस्त दे आए तो आपके ऊपर कितनी किस्तें बाकी रह गई? 3 किस्तें बाकी रह गई हैं। तो 3 किस्तों का अगर 6 के हिसाब से ब्याज दोगे तो 6 या 18% ब्याज बनेगा कि नहीं बनेगा? फिर आप सेकंड किस्त वापस दे आए, तो जब सेकंड किस्त दे आए तो अब आपके ऊपर 2 किस्तें चढ़ी रहेगी। तो अगर 2 किस्तों का ब्याज बनेगा तो 6 दूनी 12 ब्याज बनेगा। फिर जब आप थर्ड किस्त दे आए, तो थर्ड किस्त दे आए तो तुम्हारे ऊपर 1 किस्त बची, उस पर आप ब्याज 6% देंगे। और फाइनल जब आप फोर्थ किस्त देंगे तो काम खत्म। फोर्थ देने के बाद आपको कोई भी अमाउंट देना बाकी नहीं रह जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का सिस्टम समझ में आया? दोबारा सुन लो, मजा आ जाएगा बातें समझने में। पहली किस्त दी, तुम्हारे ऊपर उधार कितनी है? 3। तो 3 का ब्याज अगर 6 के हिसाब से बनाओगे तो 6 तिया 18। फिर जब दूसरी भी दे आए तो उधार कितनी है? 2। तो जब 2 उधार हैं तो 2 पे 6 का ब्याज इस पे, 6 का ब्याज इस पे, तो ब्याज बना 12। फिर जब आप लास्ट किस्त देने गए तो लास्ट किस्त पे फिर आपके ऊपर 100 रुपये कर्जा बचा। लास्ट में 100 रुपये पे आप एक बार 6 ब्याज दोगे और लास्ट में पे करके काम खत्म कर दो। बात समझ में आई? तो टोटल ये बताओ तुम्हारे हिसाब से जो देय धन बनेगा वो कितना बनेगा? तो आप देखोगे 100 मतलब 400। और ये कितना हो गया भैया जी? ये 18, 20, 30 और 6 36। तो आंसर आ जाएगा 436%। ये तुम्हारे हिसाब से देना है, इनके हिसाब से ये देना है। इसकी वैल्यू कर लीजिएगा 3052, 3052। देखो भैया 7 बार कट रहा है। 7 छंग 42, 7 तिया 21 और 4 25
और 7 चौको 28, 2 30। तो बताओ 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 7। हमसे पूछा है भैया 100% की वैल्यू, एक किस्त का मान पूछा है, तो बताओ 100 का मान कितना आएगा? 700 रुपये। बात समझ में आई कि नहीं आई? लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताइए सर। बताइए सर, सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया हो तो बताइएगा, फिर से बताते हैं सर। समझ आ गया बेटा? चलिए भाई, अब देखिएगा एक प्रश्न और आप लोगों को समझाते हैं। देखिएगा, लिखिएगा फटाक से एक प्रश्न। आप लोग अब लगा के दिखाएंगे सर 2-3 प्रश्न, ताकि मुझे ये कंफर्म हो जाए कि हाँ तुम पेपर में लगा पाओगे कि नहीं लगा पाओगे। नहीं पता चले लगा नहीं पाए वहां पे। इन्होंने आपसे पूछा है भैया जी, चार वर्षों में दे 3900 रुपए। 4 वर्षों में दे 3900 रुपए। बीस % वार्षिक दर से, वार्षिक दर से बराबर किस्तों में चुकता किया जाना है। बराबर किस्तों में चुकता किया जाना है। ठीक, आपसे कह रखा है प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी? प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी? सवाल नंबर दूसरा, और यहीं लगे हाँ तो तीसरा भी लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग इसको भी लगाएं। तीन वर्ष बाद दे 1092। 3 वर्ष बाद दे 1092 रुपए के ऋण को बराबर किस्तों में चुकाना है। रुपए के ऋण को बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो %, कैसी हो भाई? वार्षिक हो तो
प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करो। चलो भाई लगाइएगा दोनों सवालों को बहुत बढ़िया तरीके से। कितनी किस्तें देनी है? 4। पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त, चौथी किस्त। जब एक दिया है तो 3 किस्तों का कर्जा है, 20-20 के हिसाब से 3 किस्तों का कर्जा 20 दिया 60। फिर एक दिया है तो 2 कर्जे में रह गए, जब 2 कर्जे में रह गए तो 20 दूनी 40। फिर एक दिया है तो एक का कर्जा बचा, तो जब एक का कर्जा बचा तो यहाँ पे लास्ट किस्त पे ब्याज कितना बना? 20। तो अगर आप देखेंगे तो टोटल यहाँ पे ब्याज बना 400 और 60-40 100 प्लस 20 120 ये ब्याज बन गया, तो टोटल बना 520। इस 520 की वैल्यू दी गई है भैया कितनी? 3900। 520 इक्वल टू 3900। 0 0 13 चौको 52, 13 तिया 39। तो भैया 1% की वैल्यू आ गई 15.5। ठीक, 15.5 क्यों आ गई? 7.5 आ गई। तो बताओ 100% की वैल्यू निकालोगे तो कितनी निकलेगी? 750। बताइएगा बात सबको समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर कहीं दिक्कत विक्कत हो तो तुरंत बताओ भैया जी। शशांक आंसर आ गया ना भैया? नीचे वाले का आंसर दीजिएगा तुरंत। 1092 लिखा है बेटा। इसका आंसर नहीं दिए आप लोग? चलिए भाई कैसे देंगे? किसने कितनी? 3। 100 100 100। ये बताओ जब एक किस्त दे दोगे तो 2 का ब्याज दोगे, 12 दूनी 24। फिर जब फिर एक दे दोगे तो फिर एक ही बचेगी, तो एक का ब्याज दोगे 12 और टोटल ये लास्ट में देके फाइनल हो जाएगा 336। ये बना 336 की वैल्यू दी गई है। 336 की वैल्यू दी रखी है कितना? 1092। यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो अगर देखेंगे तो यहाँ पे 7 बार, शायद 7 बार नहीं, ज़्यादा हो जाएगा। एक की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 1092 बटे 336। चलो जितना मैक्सिमम काट सकते हो काट लो भाई। 4 से कट रहा है, 4 अट्ठे 32, 4 चौको 16, 4 से इसे काटो, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 सत्ते 28, 4 तिया 12। ठीक, अभी 3 से कट जाएगा, 3 से काटोगे तो 3 से कटेगा तो ये कितना? 3 दूना 6, 3 अट्ठे 24, 3 से इसे काटो तो 3 नमा 27, 3 एकम 3, 7 से कट जाएगा, 7 चौको 28, 7 से इसे काटा कितना आएगा? 13 बार, 13 सत्ते 91। अब 4 का भाग दे दो तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। बताओ एक की वैल्यू आ गई बेटा 3.25। हमें चाहिए 100 की वैल्यू, तो जब 100 की वैल्यू निकालोगे तो आंसर आएगा 325। बताइएगा बात समझ में आई कि नहीं आई? लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
भाई बहुत अच्छा सवाल था, इसलिए मैंने आप लोगों को समझाया। अब देखो इसी सवाल का थोड़ा सा लेवल बढ़ाया जाता है। कैसे लेवल बढ़ाया जाएगा? देखो लेवल कैसे बढ़ाया जाएगा ये चीज भी समझिएगा भाई। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि यहां पे आपको दिया जाएगा, लिखेगा 12,800 रुपए का ऋण 3 किस्तों में दिए हैं। 12,800 रुपए का ऋण 3 किस्तों में दिए हैं। ठीक, पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा है। आधा है, ठीक, तथा तीसरे का 1/3 है। तीसरे का कैसा है भाई? 1/3 है। प्रश्न किया गया है यदि साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक है, यदि साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो प्रत्येक किस्त ज्ञात करें। प्रत्येक किस्त का मतलब आपको तीनों बतानी है, तीनों किस्तें कितने कितने की जाएंगी। तो कोई कठिन काम नहीं है, केवल आप आसानी से सारी बातों को समझिएगा। कैसे आप लगाएंगे इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां पे देखिएगा भाई 3 किस्तें हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। अब इसके बारे में बताएं कि जो पहली वाली है इसकी 1/3 और इसकी आधी है। तो आपको ऐसा संख्या बनानी है कि तिहाई भी हो जाए और आधी भी हो जाए। तो अगर सपोज करो ये 200 है तो ये आधी बनेगी 100, ठीक, और 1/3 है तो इसका मतलब फिर ये है 300। बताओ किस्तें समझ में आई कि नहीं समझ में आई? किस्तें आपकी ये हो गई, पहली किस्त 100 हो गई, दूसरी 200, तीसरी 300। अब एक बात बताओ, जब तुम पहली किस्त 100 दे दोगे तो तुम्हारे ऊपर टोटल अभी 500 का लोड है कि नहीं है? और 10 का रेट है, तो ये बताओ 10 के रेट से 500 का कितना बना? 50। फिर तुम एक किस्त 200 की दे आए, तो जब तुम बेटा 200 की एक किस्त दे आओगे तो भी तुम्हारे ऊपर अभी कितना लोड है? 300 का। तो 300 के हिसाब से आपका ब्याज बना 30, और बाद में आप फाइनल किस्त दोगे, काम खत्म। तो टोटल यहाँ पर 300, 200, 500, 600, 50, 30, 80। तो 680 तो तुम्हारा ये बना। इस 600 की 80 की ही वैल्यू तुमको दे रखी है कितना बेटा? 12,800। बताओ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चीज़ें क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? अगर कहीं किसी प्रकार का किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो तुरंत क्लियर कर सकता है भाई। एक बार यहाँ पर चेक कर लीजिएगा कितना बन रहा है। बैठ जाइए बेटा।
यहाँ पर एक सेकंड जरा ब्याज का सिस्टम देख लीजिएगा, ब्याज का सिस्टम क्या काम कर रहा है, जरा बात को समझिएगा। एक किस्त देने के बाद आपका ब्याज बनेगा यहाँ पे 30। बात समझिएगा, जब एक किस्त दे दी, किस्त ये दी गई है, पहली किस्त आप इसे मानेंगे। बात को समझिएगा, ये आपकी पहली किस्त है। किस्त कुछ इस प्रकार से दी गई है कि ये यहाँ से किस्त दी गई है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड किस्त के हिसाब से है। तो जब दोगे तो 30 आपके ऊपर 30 ब्याज बनेगा, और फिर इसके ऊपर जब ब्याज दोगे तो बेटा फिर यहाँ पे केवल आपका कितना ब्याज बनेगा, 10 ब्याज बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका जब ब्याज बनेगा तो टोटल ब्याज बनेगा 640। ठीक, 640 ब्याज बना है, तो 640 की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों दे रखी है आपको 12,800। इससे काटिएगा 64 दूना 128, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 20। एक की वैल्यू 20 आ गई। जैसे एक की वैल्यू 20 आ गई तो पहली किस्त 2000 की है, दूसरी 4000 की है, और तीसरी आपकी 3 दूना 6000 की किस्त। ब्याज यहां से दिया जाएगा ऊपर वाले क्रम से। समझ में आ गया, नोट हो गया। चलिए भाई, अगला देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है। अब ये आपके साधारण ब्याज की किस्तें हो गई। अब आप देखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज की किस्तें किस तरीके से दी जाती हैं। देखो चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त, अच्छा साधारण ब्याज की एक किस्त में पारुल बेटा बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें ब्याज देने का क्रम बेटा किस्त में थोड़ा सा उल्टा चलेगा। सभी सवालों का सेम क्रम में, तभी मैं आपको उल्टे क्रम में लिख रहा हूँ बेटा, मेरी बात समझो। जैसे 100 100 100 लिख रहा हूँ, तो आप देखिएगा ब्याज जो मैं लिखना शुरू करता हूँ वो नीचे से लिखना शुरू करता हूँ हर एक सवाल में। तो इस हिसाब से हम लोग ब्याज देते हैं। जैसे पहली किस्त दे दी तो 3 का ब्याज देंगे, लेकिन ये नीचे से 3 नहीं गिनेंगे, ऊपर से ही 3 गिनेंगे बेटा। एक किस्त देने के बाद जब हम ब्याज देंगे तो इसमें से देखो यहाँ पे सारी किस्तें समान हैं। सारी किस्तें कैसी हैं, समान। तो हम यहाँ पे ब्याज देते थे तो पहले लिखते थे 30, फिर जब एक दे देते थे तो फिर लिखते थे 20, फिर एक दे देते थे तो लिखते थे 10। इसीलिए इस सीक्वेंस को नीचे से ऊपर की ओर लिखा जाता है, ताकि आप ऊपर वाले का ब्याज लिखते जाएं, क्योंकि जो आपकी किस्तें होती है उसमें ब्याज खुद से भी शामिल होता है बेटा। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ से नीचे से लिखने का क्रम याद रखना है बेटा। बस इसी हिसाब से आपको सवाल लगाना है भैया। ठीक है, अब देखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज की किस्तें कैसे लगेंगी। चक्रवृद्धि किस्त, इसमें भी ज़्यादा सवाल नहीं है, बस चक्रवृद्धि में थोड़ा सा सवाल लगाने का अंतर रहेगा। कैसे लगाएंगे जरा मैं एक आध सवाल आपको बताता हूँ, फिर आपको चीज़ें क्लियर होंगी भाई। देखो लिखा क्या, जैसे लिखा हुआ है कि 1025 रुपये का ऋण, 1025 रुपये का ऋण ऋण दो बराबर किस्तों में चुकाना है। 2 बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर
5% वार्षिक है तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करें। ज्ञात करें। देखिएगा कैसे आप सॉल्व करेंगे, इसको भी समझ लीजिएगा। बस इसमें ब्याज पर ब्याज चलने लगता है भैया जी। जैसे ब्याज पर ब्याज लिखना मैंने नहीं सिखाया था आपको, वही सिस्टम यहाँ पे काम करता है। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है, यहाँ पे बेटा ये जो लिया गया इसको इन्होंने सवाल में मूलधन माना है। क्या माना है बेटा? मूलधन। और चक्रवृद्धि ब्याज का जब भी सवाल आपके सामने दिया जाता है, इस बात का आप वहाँ पे ख्याल रखें, मेरी बात को समझें। अगर सवाल काहे का है? चक्रवृद्धि ब्याज का है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सवालों में आपको क्या दिया जाता है? मूलधन ही दिया जाता है। तो देखो मूलधन के हिसाब से जब आप इसको पहले तो किस में बदलेंगे? मिश्र धन में। तो कैसे बदलेंगे ये समझिएगा, वही बात मैं आपको समझाऊंगा। जैसे 1025 आपने लिखा गुणा 5% को आप 1/20 बोलते हो, तो 20 पे एक ब्याज बनेगा, तो 21/20 गुणा 21/20। सबसे पहले ये लिख लीजिएगा। अब ये सवाल बन गया मिश्र धन का। अब यहाँ पर सॉल्व करिएगा। कैसे सॉल्व करेंगे? मान लिया दो किस्तें, पहली भी 100 दूसरी भी 100, ब्याज केवल एक पे देना है तो ब्याज बना 5, तो टोटल बना 205। ठीक। अच्छा यहाँ पे जैसे मान लो आप 3 ब्याज होते, सपोज 3 होते, तो 100 100 100 कैसे बनता? 10 का ये 5 का ये बनता। लेकिन ध्यान देने वाले, 5 का भी 5 लिखते तो पॉइंट का 25 और लिखते। समझ रहे? चक्रवृद्धि में साधारण में एक ही लाइन चलती है, लेकिन चक्रवृद्धि में ब्याज वाली लाइनें भी जुड़ती जाती हैं। समझ रहे बेटा? ये याद रखना है आपको। तो यहीं पे देखिएगा आपका 205 बना, तो इस 205 की वैल्यू दे रखी है 1025। ठीक। सॉल्व करिएगा, इससे कटेगा कै बार? 5 बार। ठीक। अब आपको चाहिए किसकी? 100 की वैल्यू। तो जब आप 100 की वैल्यू निकालेंगे तो 5 गुणा 21 गुणा 21/200 2 2 400 गुणा 100। 100 कौन वाला आया? ये वाला सर। ठीक। तो इससे ये जीरो खत्म हो गए। अब काटो 21 21 शाम 441 इंटू 5, 441 इंटू 5, तो 5 एकम 5, 5 को 20 का 0, 5 को 20 2 22/4, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। आंसर आएगा 551.25। ये प्रश्न आपके एग्जाम में सीजीएल में पूछा जा चुका है भैया। बिटिया मेरी पारुल, ये बात वाकई ये तुम्हारे लिए भी प्रश्न है और ये हमारे लिए भी प्रश्न है कि एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि ये मूलधन है कि मिश्र धन है। मेरी बात समझिए। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जितने भी चक्रवृद्धि के सवाल ये लोग देते हैं एग्जाम में, चक्रवृद्धि के सवाल में जितने भी सवाल देते हैं, हर सवाल में अगर किस्त पूछेंगे तो सवाल में मूलधन ही देते हैं ये लोग। अब ये क्यों ऐसा करते हैं, सवाल में क्यों स्पष्ट नहीं करते हैं, ये बात मुझे खुद नहीं बात में पता चलती है कि आखिर सवाल में ये अपने मर्जी से कैसे लगा लेते। अब सवाल जब ऐसा लिखा है तो देखो, इतना अगर केवल पढ़ा जाता है 1025 रुपये का ऋण है तो लिखता है, पता चल रहा है कि हाँ ये मूलधन है। लेकिन आगे क्या लिखा है? 2 किस्तों में चुकाना है। अब जब ये लाइन पढ़ते हैं तो ये लगता है कि यार ये तो चुकाना है, तो इस हिसाब से ये क्या बन गया? इस हिसाब से ये बन गया हमारा क्या बेटा? मिश्र धन बन गया। लेकिन सवाल का आंसर जो इन्होंने निकाला है
मेरी बात समझना बेटा, जैसा ये मैंने बोर्ड पर लिखा मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, ऐसा ही पेपर में आया था ऐसा ही मैंने बोर्ड पर लिख दिया। इसीलिए मैंने पहले से ही आपको क्या बताया कि ये सवाल क्या लिखा है, मूलधन। फिर मैंने जितने भी सवालों पे स्टडी किया तो वो जितने भी सवाल अब तक परीक्षा में पूछे गए किस्त से रिलेटेड, उस हर सवाल में बेटा यही चीज़ की गई है कि सवाल को मूलधन के हिसाब से बच्चों से पूछा गया है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो हम आपको एक सवाल और देते हैं, एक बार लगा के देखिएगा, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा बेटा। अब ये क्यों ऐसी नालायकी करते हैं मुझे खुद नहीं अच्छा लगता है। ये तो चलो एक अच्छी बात है कि सवाल में चेक वृद्धि और साधारण ब्याज लिख देते हैं। मैं तो ये सोचता हूँ अगर कहीं लिखा ना हुआ तो फिर बच्चे कैसे इस सवाल को लगा पाएंगे। देखिएगा सवाल यहाँ पर क्या है, 66,300 रुपये को, अच्छा एक सेकंड रुक जाइए। ₹66,200 के ऋण को 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। ऋण को 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। ठीक है, कितनी किस्तों में चुकाना है? 3 बराबर वार्षिक किस्तों में क्या करना है भाई? चुकाना है। ठीक, और क्या बता रहा है भाई? यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करें। फटाक से आंसर दीजिएगा सभी लोग, फिर इसके बाद अभी 3 प्रश्न और बाकी हैं। जिसमें उल्टी किस्त आपसे पूछी जाएगी, सीधी किस्त नहीं पूछी जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे लगाते हैं, बात समझो।
पहले इसको क्या बनाना है, मिश्र धन। 10% को बोलते हैं 1/10, मतलब 10 पे 1, तो 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10। 3 बार क्यों किया, क्योंकि किस्तें कितनी है, 3। अब मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को लगाते हैं। कैसे लगाएंगे जरा समझिए कि इसको। पहले किस्त 100 की, 100 की, 100 की, ठीक। 1 पर ब्याज बना 10, 1 पे 2 पे ब्याज बना 20, फिर इसका ब्याज का ब्याज कितना बना 1, टोटल जोड़ा 330, 1 31, 331 ये बना। हमारे इस 331 की वैल्यू आपको दी गई बेटा, इससे ये कटेगा केवल 2 बार, तो 200 आया। बात समझिए। अब देखो 200 के ये 2 जीरो इससे उड़ गए, ठीक, ये उड़ गए। अब हमें जो वैल्यू पता चलेगी, मेरी बात समझना बेटा, ये कितना था आपका, ये 2 बचा था और बटे में 10 है, तो 11 11 में 121, 11 में 1331 बटे 10, 10 दूनी 20, तो 1331 बटे कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। यार ये अभी कटा नहीं, अच्छा ये तो ऊपर जाएगा, ये बटे में 10 है, ऊपर क्या जाएगा, 2 जाएगा। और हमें वैल्यू किसकी चाहिए बेटा, 100 की। तो जब आप 100 की वैल्यू निकालोगे तो 100 का गुणा इधर भी हो जाएगा और इससे ये 0 कट जाएगा और ये आंसर आ जाएगा कितना, 26,620 आंसर आ गया। तो लॉजिक क्लियर हुआ किस तरीके से आपको करना है ये बेटा, सभी लोगों को समझ में आ गया। आप लोगों ने, जिन बच्चों ने यहाँ पे केवल 11/10 11/10 2 ही बार किया, उनका कन्फ्यूजन ज़्यादा हो गया भैया। बात समझ में आ रही है? चलो भाई, अब यहाँ पर अब आपको हम उल्टे किस्त के सवाल बताते हैं। जो उल्टे किस्त के सवाल चक्रवृद्धि में पूछे जा रहे हैं, आजकल फैशन में चल रहे हैं, तो उनके बारे में भी जरा देख लीजिएगा। ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं लेकिन अच्छे सवाल होते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। 2 किस्तों से शुरू करते हैं, 2 किस्तों से समझाएंगे तो आपको समझने में आसानी होगी और ट्रिक बहुत बेहतरीन बताएंगे ताकि तुरंत आ जाए समझ में आपको। जैसे कि देखिएगा क्या दिया गया है यहाँ पे बच्चों, एक सवाल देते हैं आप लोगों को। लिखा कुछ धन उधार लिया गया था, आपकी धन नहीं बताए हैं, कुछ धन उधार लिया गया था, ठीक। लिखा है कि इसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया, इसे 882 रुपए की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया, ठीक। और आपसे पूछा है यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक है, यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक है तो 5% वार्षिक है तो कितना धन उधार लिया गया है। उधार लिया गया, ठीक। देखिएगा भाई, बहुत आराम से समझिएगा चीज़ों को। क्या लॉजिक है, लॉजिक पहले समझिएगा। 882 रुपया की 2 किस्तें देनी है और आपसे पूछा गया है कितना धन उधार दिया गया। तो देखो एक बहुत बढ़िया जुगाड़ बताते हैं, जितनी किस्तें उतने बार लिखो। 882 2 किस्तें हैं तो 2 बार लिखो, 3 बार होता तो 3 बार लिखवाता, ठीक है। इतना करेंगे। फिर 5% को बताओ लिखते क्या, 1/20 लिखते हो। 1/20 को आप 21/20 लिख सकते हो, लेकिन उल्टा लिखो, 20/21 एक बार लिखो। यहाँ पे आप 20/21 गुणा 20/21 2 बार लिखोगे। 3 बार वाली किस्त में 3 बार, 4 बार वाली 4 बार लिखोगे। तरीका समझ आ रहा है? फिलहाल 21 से काटो, 21 से जब इसे काटोगे बेटा कितना आएगा, 21 चौको 84, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, मतलब 840 आ गया। फिर 21 से काटोगे तो 42 बार कटेगा, फिर 21 से काटोगे तो 2 बार कटेगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 800 आ गया।
भैया जी उठा के जोड़ लो, आंसर आएगा 1640 रुपये। ये आपका क्या हो गया आंसर। तो किस तरीके से प्यारे बच्चों आपको ये सवाल लगाना है, बहुत बढ़िया तरीके से आप समझ गए होंगे, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं रह गया होगा। बताइए सर, अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो तुरंत मुझे बताइएगा, आपका तुरंत कन्फ्यूजन दूर कर दिया जाएगा। बताओ भाई, ठीक है बेटा, कर लेंगे ना। चलो भाई, अब एक सवाल मैं लिखता हूँ, जरा देखते हैं कितने लोग लगा के दिखा पाते हैं भाई। ₹1352 की किस्त है और ब्याज की दर 4% वार्षिक है। चलो फटाफट लगा के दिखाओ। फटाफट बताइएगा आंसर। बहुत बढ़िया जुगाड़ बताया हूँ आपको सवाल लगाने की। कभी एग्जाम में किस्त का सवाल गलत नहीं होगा, दोनों जुगाड़ अगर आपको आते हैं तो। शशांक आपका 25 तो 50 आ रहा है। चलिए बाकी लोग देखिएगा क्या करना है। 1352 गुणा, इसको आप 1/25 मतलब 26/25 को कैसे लिखो, 25/26। फिर अगला लिखेंगे 1352 इंटू 25/26 गुणा 25/26। बेटा इससे इसे काटोगे 26 से तो 26 पंचे 130, 26 दूनी 52, 25 दूनी 50 का 5 आएगा, 25 दूनी 50 का 0 आएगा। हासिल लगा कितना आपका बेटा, हासिल लग गया आपका 5 और 25 पंचे 125 से 130, 1300 आया। ठीक, फिर इसे काटोगे तो 26 से कट जाएगा 52 बार, 26 दूनी 52। फिर जब इसे काटोगे तो ये आ जाएगा बेटा 1250 आ जाएगा। बेटा उठा के टोटल को जोड़ोगे तो आ जाएगा 2550। शाबाश शशांक बेटा, आपका आंसर बिल्कुल सही था भैया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को बहुत बढ़िया तरीके से ये लॉजिक क्लियर हो रहा होगा। तो अगर मैं कोई सवाल बदल के भी दे दूंगा तो आप लोग लगा पाएंगे सर। चलो भाई देखते हैं कितने लोग लगा पाते हैं। देखेगा बेटा क्या दिखा गया है, एक बहुत अच्छा प्रश्न बनाया गया है। जैसे क्या दिया गया है, एक प्रश्न इन्होंने लिखा है, विजय ने एक टीवी खरीदा
विजय ने एक टीवी खरीदा, ठीक, और कह रहा है उसने तत्काल 3270 रुपये का भुगतान किया। उसने तत्काल 3270 रुपये का भुगतान किया, ठीक है, ये उसने वहीं जमा कर दिए तुरंत, तथा शेष राशि को उसने 3 बराबर किस्तों में भुगतान किया, तथा शेष राशि को उसने 3 बराबर किस्तों में भुगतान किया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त 20% वार्षिक हो तो उस टीवी का मूल्य कितना था? तो उस टीवी का मूल्य कितना था? मेरी बात समझना, बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा। देखो भाई एक बात समझो, टीवी के ये पेमेंट तो मैं दुकान पे करके ही आया हूं, बाकी रुपया मैंने 3 किस्तों में दिया है। और किस्तें कितने कितने रुपए की हैं भैया जी? अच्छा, किस्त का मान यहां पे मैंने नहीं दिया, एक सेकंड भैया। यदि शेष राशि को उसने 1296 की, उसने शेष राशि को उसने 1296 की 3 बराबर किस्तों में भुगतान किया, ठीक। तो यदि ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% वार्षिक है तो टीवी का मूल्य कितना? अब सवाल देखो, बड़ा मजेदार। ये बताओ, ये पेमेंट तो आपने दुकान पे कर ही दी, अब आपने 1296 पहले साल दिया, 1296 दूसरे साल दिया, 1296 तीसरे साल दिया, ये 3 साल तक आपने पेमेंट किया है। अब 20% का मतलब होता है 1/5 मतलब 6/5, लेकिन आपको 5/6, इसमें 5/6 गुणा 5/6, इसमें 3 बार 5/6 गुणा 5/6 गुणा 5/6, समझ रहे? अब सॉल्व करते जाओ और लिखते जाओ। भैया जी 5 से काटो, 6 से पहले काटो, 6 से, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 6 36, 216। अगर देखेंगे तो 1080 आएगा पहला। फिर देखो 6 से काटोगे 216, 6 से काटोगे 36, 36 पंचे 180, 18 पंचे 90, 900 आएगा, ठीक। फिर काटोगे तो भैया 6 से 216, 6 से 36 और 6 से 6, 6 पंचे 30, 3 पंचे 15, 3 45, 450। बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोबारा देख लो, 55 पची 3 पचे 15 अपना 75, एक सेकंड 6 पंच, ये आएगा 750। बात समझ रहे हैं भैया? 6 पंचे 30, 3 पचे 15 अपना 75, 750 आया। टोटल उठा के जोड़िए भैया कितना आ रहा है। तो अगर देखेंगे 1000, 900, 1900 और 700, 1900 और 700 कितना हो गया भैया? 2600, और ये 8 5 13, तो 2730 रुपये ये बन गए।
बेटा एक बात बताओ, समझने वाली बात ये है, बात समझने वाली है कि 2730 रुपए ये तुमको इस तरीके से तुमने पे किए हैं और 3270 रुपए तो तुम दे ही आए थे। तो 2730 इसमें जोड़िएगा, 0 0 7 2 9 1 10 का 0 3 2 5 1 6, मतलब आपका जो टीवी था वो कितने रुपए का था? 6000 रुपए का टीवी था। बताइएगा बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिक क्लियर हो गया? तो किस तरीके से बच्चों इन सवालों को लगाना है आपको, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से किस्त का टॉपिक समझ में आ गया होगा और आप सभी सवालों को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। फिर भी अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन या डाउट है तो आप दोबारा से वीडियो को देखिएगा और डाउट अपने क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, सभी लोग ख्याल रखिएगा। कल से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे और सभी लोग नए टॉपिक को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद दोस्तों।